सर्वप्रथम आप सभी को शुभ संध्या। कक्षा की शुरुआत करने की मैं घोषणा करता हूं। अभी हम इतिहास के आधुनिक भारत के खंड में चल रहे हैं और इस खंड की कड़ी में प्रीवियस क्लासेस में आपने देखा कि हमने यूरोपियन आगमन को देखा और ब्रिटिश की विस्तारवादी साम्राज्यवादी नीतियों को भी देखा। दोनों सेक्शन अपने आप में अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और आधुनिक भारत की नींव हैं। जब हम आधुनिक भारत का अध्ययन करते हैं तो हम पाते हैं कि इस सेक्शन में कई तरह की चुनौतियां देखने को मिलती है। सबसे बड़ी चुनौती है कि पढ़े कैसे, हाउ टू रीड, कहाँ से स्टडी करें, क्योंकि इसमें शिक्षा का विकास भी है, आर्थिक विकास भी है, सांस्कृतिक विकासवाद भी है, साम्राज्यवादी नीति भी है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन भी है। इसके कई आयाम हैं और जब हम इस काल का अध्ययन करते हैं तो हम पाते हैं कि एक साथ कई चीज़ें एक साथ चल रही हैं। जैसे शिक्षा का विकास भी चल रहा है, साम्राज्य का विस्तार भी चल रहा है, आंदोलन भी चल रहा है। तो हम कोशिश करते हैं कि समेकित रूप से इसे खंडवार देखने का प्रयास करें। कई बार ऐसा होता है कि जब हम शिक्षा के विकास को देखते हैं तो संस्कृति छूट जाता है, कल्चर को देखते हैं तो कई बार जो मोमेंट्स हैं उसे हम मिस कर देते हैं और क्वेश्चन फिर उन्हीं सेक्शन से आ जाता है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमने इसे कई पार्ट्स में डिवाइड किया, जिसमें आपने इसका प्रथम खंड देख लिया है। आज हम शुरू करेंगे कि ब्रिटिश विस्तारवादी नीति के बाद, जब ब्रिटिश लगभग पूरे भारत में फैल गए, उसके बाद जो सामाजिक सांस्कृतिक स्थितियां रही और जो शिक्षा के क्षेत्र में जो उन्होंने काम किया उसको आज देख लेंगे। किसी अगले कक्षा में आर्थिक सुधारों की कड़ी को अलग से देखना पड़ेगा, औपनिवेशिक विकासवाद को अलग से देखना पड़ेगा और इन्हीं सब के साथ साथ देखेंगे कि राज्य विस्तार की नीति में ऐसी कौन कौन सी मुख्य बातें रही जिसने साम्राज्य को और तरक्की दी और आने वाले समय में ब्रिटिश एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में स्थापित हुए। क्लास को हम आगे बढ़ाएंगे। तो आज का जो चैप्टर होगा उसका हम नाम लिखेंगे सबसे पहले। चैप्टर का नाम लिखिए सामाजिक सांस्कृतिक विकास। सामाजिक सांस्कृतिक विकास। सामाजिक सांस्कृतिक विकास एवं नीतियां एवं नीतियां और नीचे लिख देंगे शिक्षा के विकास के संदर्भ में। शिक्षा के विकास के संदर्भ में। शिक्षा के विकास के संदर्भ में। चूंकि यह क्लास इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हम देखते हैं कि जब भारत में ब्रिटिश का अधिकार हो गया, समस्त क्षेत्रों में ब्रिटिश ने व्यापार करते करते ही स्वयं को सम्राट या राजा घोषित कर दिया, क्योंकि वह थे अप्रत्यक्ष राजा लेकिन शासन प्रत्यक्ष ही करते थे। इसके बाद जो अगली कड़ी है उसमें आप देखेंगे कि जब हम एक्ट्स इत्यादि को पढ़ते हैं तो पिट्स इंडिया एक्ट के बाद एक एक्ट आता है 1813 में, जिसे हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में भी देखेंगे, जिसमें शिक्षा के विकास के लिए 1 लाख रुपए उस समय दिए गए थे। जाहिर सी बात है कि भारत में पाश्चात्य शिक्षा के विकास का समय आ गया था और दूसरा पक्ष ये भी है कि भले ही भारत की शिक्षा पद्धति बहुत अच्छी थी लेकिन वह इस्लामिक अटैकर से पहले तक बहुत अच्छी थी। जब इस्लामिक अटैकर्स का आगमन हुआ उसके बाद भारतीय शिक्षा पद्धति का पतन हुआ। समय के साथ इतना पतन हुआ और पतन करने में आक्रांताओं का भी बड़ा योगदान है। उन्होंने शिक्षालय इत्यादि को तोड़कर ध्वस्त कर दिया, नालंदा को तोड़ दिया और ऐसे जो भी स्थल थे उसका नाश किया। तो कालांतर में शिक्षा व्यवस्था थोड़ी चरमरा गई और अब पूरी दुनिया में चूंकि एक तरफ ब्रिटिश कब्जा कर रहे थे, उनका अधिकार हो रहा था, तो जाहिर सी बात है कि अंग्रेजी का वर्चस्व बढ़ना था। तो जो आंग्ल शिक्षा पद्धति है उस शिक्षा पद्धति पर भी अंग्रेजों ने काफी जोर दिया, जिसे हम कई चरणों में बांट कर देखते हैं और इसमें एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल उल्लेखनीय हो जाएगा, कुछ कॉलेजेस उल्लेखनीय हो जाएंगे। तो आज हम इस क्लास में एक एक बिंदु को देखने का प्रयास करेंगे। लिखते हैं फर्स्ट पॉइंट, पहला बिंदु। देखिए ब्रिटिश भारत में
ब्रिटिश भारत में साम्राज्य के सुदृढ़ीकरण हेतु साम्राज्य के सुदृढ़ीकरण हेतु सुदृढ़ीकरण हेतु विभिन्न नीतियों का प्रतिपादन किया गया। विभिन्न नीतियों का प्रतिपादन किया गया। प्रतिपादन किया गया जैसे जैसे सामाजिक सांस्कृतिक नीतियां। पहला नंबर, सामाजिक सांस्कृतिक नीतियां फर्स्ट में। दूसरा, प्रशासनिक न्यायिक नीतियां। और तीसरा, आर्थिक नीतियां। आर्थिक नीतियां एवं भू राजस्व व्यवस्था। आर्थिक नीतियां एवं भू राजस्व व्यवस्था। भू राजस्व व्यवस्था, ठीक है। भू राजस्व व्यवस्था ध्यान देंगे। जो सबसे पहली नीति है, इसमें ब्रिटिश ने देखा कि किस किस बिंदु पर समाज को मजबूत बनाया जा सकता है, सांस्कृतिक सुधार किए जा सकते हैं। दूसरे पक्ष की कड़ी में देखा कि प्रशासनिक और न्यायिक ढांचे को थोड़ा मजबूत किया जाए, क्योंकि भारत के पास कोई भी ऐसा इंटीग्रेटेड सिस्टम नहीं था जिससे पूरे देश को कहीं ना कहीं देश का लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया जा सके, देश को चलाया जा सके, इंप्लीमेंट किया जा सके। हर प्रांत के अलग अलग राजा हुआ करते थे, सबकी अलग अलग नीतियां हुआ करती थी। तो ब्रिटिश ने इसमें भी सुधार किया और सरकारी व्यवस्था को चलाने के लिए जिस अर्थ की आवश्यकता होती है, उसके लिए भू राजस्व के कई अलग अलग मानक पैटर्न लाए, जिसमें जमींदारी की ही कई व्यवस्था आपको देखने को मिल जाएगी। और साथ साथ आर्थिक नीतियां, जिसमें टैक्स वगैरह हैं, ढेर सारी नीतियां लाई। और आज के भारत में भी उसका लगभग 2/3 से अधिक हिस्सा हूबहू चल रहा है, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। आप सोचकर देख सकते हैं कि इतनी स्थापित व्यवस्था जो 200 सालों के बाद भी उतनी ही प्रभावी है, ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। आगे चलते हैं। अब सबसे जो पहला पॉइंट है, सामाजिक आर्थिक नीति, इसको देखेंगे। कार्ड देकर लिखिए। देखिए, ब्रिटिश भारत में सामाजिक सांस्कृतिक नीति, ब्रिटिश भारत में सामाजिक सांस्कृतिक नीति के तहत 4 चरण उल्लेखनीय हैं। के तहत 4 चरण उल्लेखनीय हैं। उल्लेखनीय हैं। अब जैसे मैं इसको बना देता हूं, आप सेम वैसा ही बनाने का प्रयास करें। तो 4 पार्ट्स में बांट कर देखते हैं। प्रथम चरण, ठीक है। द्वितीय चरण, तृतीय चरण और चतुर्थ चरण। 4 चरणों में इसको बांटकर देखा जाता है।
ठीक है, पहले इसको 4 भागों में बांट देंगे। अब एक एक चरण का हम अध्ययन करेंगे। अब देखिए, जो प्रथम चरण है ये कब से कब तक होगा? तो प्रथम चरण है 1772 से लेकर 1813 तक, और इतिहास में इसे उदासीन चरण भी कहा जाता है, न्यूट्रल। उदासीन चरण 1772 से लेकर 1813 तक, उदासीन चरण। ठीक है, इसको समझ लेते हैं। आप सभी को ज्ञात होना चाहिए, और ज्ञात है भी, कि बंगाल में द्वैत शासन कब से कब तक चला? 1765 से लेकर 1772 तक चला। ध्यान रखेंगे, जब वारेन हेस्टिंग्स आए तो वारेन हेस्टिंग्स ने सबसे पहले द्वैत शासन को समाप्त करके और एक तरह से आधुनिक संविधान बनाने की शुरुआत की, जिसे हम 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से जानते हैं। यदि आपसे कभी भी प्रश्न पूछा जाए, वैसे तो सबसे पहला संविधान मनु ने बनाया था, ठीक है, मनु संहिता के नाम से, ध्यान रखिएगा। मनु का संविधान सबसे प्राचीन है। लेकिन उसके बाद, मनु के बाद यदि देखते हैं कि जब्वित इत्यादि को पार कर लिया जाए, आधुनिक भारत की बात की जाए, तो सबसे पहले जो संविधान का पहला चरण है वो 1773 में वारेन हेस्टिंग्स ने रखने की शुरुआत की, एक व्यवस्था बनाने की कोशिश की, जिसे रेगुलेटिंग एक्ट नाम दिया गया। लेकिन वह बहुत सीमित था, क्योंकि अभी शुरुआत ही हुई थी, तो बहुत सीमित था। उसमें 4-5 मुख्य बातें थी, जिसको हम आगे कभी देखेंगे। और ध्यान रखेंगे कि 73 से लेकर 72 से लेकर और 1813 तक, यानी पिट्स इंडिया एक्ट के अंतिम चरण तक, उदासीन काल रहा। शिक्षा के लिए तो कोई काम नहीं हुआ बहुत बड़ा। शिक्षा के लिए जो सबसे पहला काम हुआ वो 1813 के चार्टर्ड एक्ट में हुआ था, जिसमें शिक्षा के विकास के लिए 1 लाख का बजट दिया गया और ईसाई मिशनरियों को प्रचार का अधिकार दिया गया था। इसको भी ध्यान रखिएगा। तो 1813 से पहले तक का जो काल है, इस काल को हिस्ट्री में न्यूट्रल पीरियड कहते हैं, उदासीन चरण कहते हैं। इस कंसेप्ट को याद रखना है। अब है द्वितीय चरण, 1813 से लेकर 1858 तक। 1813 से लेकर 1858 तक, इसे कहते हैं सक्रिय चरण। इसमें कई काम हुए। सक्रिय चरण या सक्रिय हस्तक्षेप, ठीक है, इसको भी समझ लीजिए, रटा जाना चाहिए ये सब एकदम। अब इस काल में क्या हुआ? तो इस काल में यह हुआ कि 13 के एक्ट में शिक्षा के लिए पैसा मिला, और 33 के एक्ट में बहुत सारी बातें कही गई। ठीक है, 33 के एक्ट को कभी हम बाद में पढ़ेंगे, बड़ा एक्ट है। उसमें आज के संविधान से जुड़ी हुई कई पॉइंट्स हैं जो दिए गए। और उसके बाद 33 के बाद हम देखते हैं कि एक जो सबसे बड़ा परिवर्तन हुआ वह 1858 में हुआ। वायसराय लेवल पर परिवर्तन हुआ। ठीक है, और 1858 में पहली बार ऐसा हुआ कि शासन कंपनी के हाथ से हटकर कहां चला गया? कौन बताएंगे? महारानी ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला गया, विक्टोरिया के हाथ में चला गया। ठीक है, और इसे इलाहाबाद की घोषणा भी कही जाती है। ठीक है, नवंबर 1858 को। तो 1858 और उसके 1 साल पहले एक बड़ी क्रांति, 57 की क्रांति, जो ऐतिहासिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो यह जो पीरियड है, यह सक्रियता का काल है। इस काल में ब्रिटिश सुधार भी हो रहे हैं और उस सुधार का विरोध भी हो रहा है। जहां जहां भारतीयों को लग रहा है कि ब्रिटिश सरकार हमारे लिए ठीक नहीं कर रही है या हमारे सिद्धांतों के साथ खिलवाड़ है, ठीक है, तो उस बिंदु पर विरोध भी हुआ। और यही विरोध 57 की क्रांति का रूप ले लिया था, जिसमें सावरकर इत्यादि को भी आप पढ़ते हैं। उस समय में आप देखेंगे कि एक तरफ से बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में एक सेना थी जो भारत को लीड कर रहे थे। उसमें कई लोग शामिल थे और मंगल पांडे का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। तो ये विद्रोह भी हुए, युद्ध भी हुए, शैक्षिक सुधार भी हुए, संवैधानिक सुधार भी हुए, सब कुछ हुआ इस समय में। इसे सक्रिय काल कहा जाता है। अब जो तीसरा चरण है वो क्या है? तो तीसरा चरण है 1858 से लेकर, और 58 को
उलट दीजिए तो क्या होगा, 85, कांग्रेस की स्थापना तक। 1885 में क्या हुआ, कांग्रेस की स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 को गोकुलदास तेजपाल महाविद्यालय संस्कृत कॉलेज में हुई थी। ऑक्टेवियन ह्यूम ने किया था, एओ ह्यूम ने किया हुआ था। तो जब कांग्रेस की स्थापना हुई, यहां तक के समय को इसमें कंसीडर किया जाता है। और इस काल की सबसे जो बड़ी विशेषता है, हम पढ़ेंगे आगे, वो है कि रूढ़िवादी तत्वों को बढ़ावा मिला इस काल में। रूढ़िवादी तत्वों को बढ़ावा मिला, यह काल इसलिए जाना जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। एक और चरण है कांग्रेस से लेकर आजादी तक, यानी 1885 से लेकर 1947 तक। 1885 से लेकर 1947 तक, इस काल को भी समझ लेते हैं पहले। इस काल में क्या हुआ, जब कांग्रेस की स्थापना हुई तो सबसे पहले उदार लोग, जिसको हम कहते हैं उदारवादी, उदारवादियों का जन्म हुआ। उदारवादी हम मानते थे कि सरकार से अनुनय विनय करके, जैसे आज हम करते हैं। ध्यान रखेंगे कि यह जो प्रथा है कि सरकार के सामने झुककर, सरकार से विनती करके, पत्राचार करके, यह सब क्या है, यह सब भी उसी काल की देन है। तो आज भी देखेंगे कि जब कुछ होता है तो सरकार के साथ पत्राचार किया जाता है। ठीक है, जवाब का इंतजार किया जाता है, फिर पत्राचार किया जाता है। जब कोई कार्रवाई नहीं होती है तब आंदोलन का रास्ता अपनाया जाता है। तो उस समय भी यही शुरू हुआ। जो उदारवादी लोग थे, उदारवादी लोगों में गोपाल कृष्ण गोखले जैसे लोग थे, तो सरकार से विनती करते थे, कहते थे कि आप देश छोड़कर चले जाइए। पत्राचार करते थे, किसी नियम का विरोध करना हो तो अनुनय विनय के माध्यम से अपना विरोध जताया करते थे। ब्रिटिश सरकार इन सब चीज़ों से डरने वाली भी नहीं थी और मानने वाली भी नहीं थी, क्योंकि ब्रिटिश ने एक लंबे संघर्ष के बाद इस देश में अपना अधिकार जमाया था। तो 1885 से लेकर 1905 तक ऐसा ही चलता रहा। फिर उग्रवादी दल आया। उग्रवादियों को लगा कि जो जो बूढ़े लोग हैं, क्योंकि उदारवादी में अधिक बूढ़े ही लोग थे, तो एक युवाओं का दल आया। उसको लगा कि इनसे कुछ नहीं होने वाला है, इनकी उम्र चली गई है, ये कुछ नहीं कर सकते, हम कुछ करके दिखाएंगे। उसमें आप देखेंगे सारे गर्म दल के नेता हैं, सभी गर्म दल के हैं। ठीक है, लाल बाल पाल का आपने नाम सुना होगा, आपने भगत सिंह का नाम सुना होगा, बहुत सारे नेता हैं उसमें उस समय के। लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि अंग्रेजों के पास एक बड़ी फौज भी है। वो ये नहीं जानते थे। उनको लगता था कि बहुत ज़्यादा आंदोलन करके, सरकार को डराकर, बम फोड़कर, गोली या पिस्तौल के बल पर लूट कर कुछ परिवर्तन ला सकते हैं। प्रभाव तो पड़ा, निसंदेह प्रभाव पड़ा, लेकिन सरकार ने उस प्रभाव को झेल लिया। सरकार के पास आर्मी थी, और ब्रिटिश सरकार की सिर्फ जो अधिकार क्षेत्र की हम बात करें तो भारत में ही उसका अधिकार नहीं था, दुनिया के कई देशों में था। वहाँ और जगहों से अभी आर्मी बुला सकते थे आवश्यकता पड़ती तो। ये भी सफल नहीं रहा। उसके बाद 1917 से लेकर 47 तक जो गांधी का युग है, उसको हम आगे देखेंगे। उस युग में गांधी जी ने देख लिया था कि उदारवादी और जो उग्रवादी थे कुछ नहीं कर सके अधिक। तो गांधी ने एक तीसरा रास्ता अपनाया, सत्य और अहिंसा का रास्ता अपना लिया, और उस रास्ते का बहुत हद तक प्रभाव पड़ा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन वह रास्ता भी अपने आप में पर्याप्त नहीं था। ठीक है, क्योंकि सत्य और अहिंसा के बल पर एक बड़े मास को एकजुट तो किया जा सकता था, लेकिन मास एकजुट हो जाए उसके बाद और कुछ नहीं किया जा सकता था। सरकार पर प्रभाव तो पड़ता था, लेकिन व्यवस्था नहीं होती थी। तो आगे चलकर फिर क्या हुआ, वैश्विक कुछ स्थितियां ऐसी बनी जिन स्थितियों ने देश को फिर आजाद करवाने में मदद की, और बाद में सभी स्थितियों ने समेकित रूप से मदद की। उसके बाद जाकर देश आजाद हुआ। तो इसमें हम लिख देंगे, लिख दीजिए, राष्ट्रीय आंदोलन के प्रभाव में, राष्ट्रीय आंदोलन के प्रभाव में सरकार ने सीमित सुधार किया। सरकार ने सीमित सुधार किया, सीमित सुधार किया। ठीक है, यह था बेसिक परिचय। अब लिखिए हेडिंग में प्रथम चरण। प्रथम चरण,
प्रथम चरण। अब यहां से आगे बढ़ेंगे। प्रथम चरण कब से कब तक है? रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर चार्टर अधिनियम तक है। वेरी गुड, ऐसे भी याद रख लीजिए, रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर चार्टर अधिनियम तक है। दूसरा चरण चार्टर से लेकर 57 के संग्राम तक है। तीसरा चरण प्रथम स्वाधीनता संग्राम से लेकर कांग्रेस तक है। और चौथा चरण कांग्रेस से लेकर देश की आजादी तक है। ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। यही 4 चरण मुख्य हैं, आगमन के बाद के 4 चरण। और आगमन तो आप पढ़ ही चुके हैं। अब प्रथम चरण में क्या हुआ, तो लिखिए, प्रथम चरण में सरकार ने प्रथम चरण में सरकार ने सरकार ने साम्राज्यवादी और व्यापक साम्राज्यवादी और व्यापक व्यापारिक हितों को साम्राज्यवादी और व्यापक व्यापारिक हितों को ध्यान में रखते हुए अहस्तक्षेप की नीति अपनाई। अहस्तक्षेप की नीति अपनाई। नीति अपनाई। ध्यान रखिएगा, सरकार को लगा कि अब बहुत अधिक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए इसमें, क्योंकि सरकार के पास अब पूरा भारत आ गया था। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, देखा कि साम्राज्यवादी और व्यापारिक हितों को ध्यान में रखते हुए बहुत ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करेंगे, अब देश वालों की भी कुछ बातें सुन लेंगे, शांतिपूर्ण तरीके से शासन को चलाएंगे। पैराग्राफ बदल कर लिखिए, इस कड़ी में बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल इस कड़ी में बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स ब्रैकेट में 1773 बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स के प्रयासों से कई पहल किए गए। कई पहल किए गए। कई पहल किए गए। ठीक है, अब क्या क्या किया गया, तो चूंकि इसमें शिक्षा भी आज लिखवा दिए हैं, एजुकेशन बहुत महत्वपूर्ण है। और ध्यान रखिएगा, एजुकेशन अपने आप में ही पूरा एक एक्ट है। आज़ादी से बहुत पहले से लेकर और वर्तमान तक यदि शिक्षा के एक्ट को देखा जाए तो आपको पता चलेगा कि इस देश में कहाँ कहाँ कमियां रह गई है। मुझे आश्चर्य लगता है कि आज भी इतने बड़े बड़े कमीशन बने, लेकिन भारत में शिक्षा उस स्तर की बन नहीं सकी। स्कूली शिक्षा, सरकारी विद्यालयों की मैं बात कर रहा हूँ, जिस स्तर का बनना चाहिए था। अभी आप देखेंगे कि नई शिक्षा नीति लागू हुई है देश में, और नई शिक्षा नीति कब की है, 2020 की है। और उसके अंदर में जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है, ठीक है, एनसीएफ 2023, जिनका डीएलएड बीएड का बैकग्राउंड होगा वो अधिक अच्छे से जानते होंगे, उसको लागू करके, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने पहली बार, वैसे केवीएस में तो केंद्रीय विद्यालयों में तो पिछले साल से ही लागू की गई, लेकिन उसके बाद जो केंद्रीय अधीनस्थ विद्यालय इत्यादि हैं उसमें इस साल से नई पाठ्यपुस्तक आई है। जब आप उस पाठ्यपुस्तक को देखेंगे तो आपको बच्चों के साथ खिलवाड़ ही लगेगा। ठीक है, उस पुस्तक में जिस तरीके से चीजें दी गई है उससे तो बढ़िया होता कि कोई मुंह जवानी बच्चों को कुछ बता देता तो अधिक बेहतर हो सकता था। इतनी खराब पुस्तकें डिजाइन की गई है, आश्चर्य की बात है। इसको भी आप कभी देखने की कोशिश करें, खास करके यदि आप अधिकारी बनना चाहते हैं तो इन सभी तत्वों का ज्ञान होना चाहिए। अधिकारियों से अपेक्षा रखी जाती है, क्योंकि आगे चलकर इन्हीं का बोर्ड इन चीज़ों को बदलता है। ठीक है, आप किताबें देखेंगे, कुछ कक्षाओं की किताब में 10वीं कक्षा का समावेश अभी से कर दिया गया है, और कुछ कक्षाओं की किताब का स्तर पहले क्लास के बराबर भी नहीं है, उससे भी नीचे कर दिया गया है। सिलेबस का आकार इतना बड़ा कर दिया गया कि देख के ही जो जूनियर क्लास के छात्र छात्राएं हैं वो भयभीत हो जाएं, अभ्यर्थी भयभीत हो जाएं, ऐसा बना दिया गया है। कुल मिलाकर बहुत ही असंतुलित सा लगता है।
इससे तो बढ़िया पहले की एनसीईआरटी थी। तो इन सभी तथ्यों को भी देखेंगे, और इस सभी तथ्यों का जो बीजारोपण हुआ वह ब्रिटिश के टाइम में ही हुआ है। बाद में कोठारी आयोग बना, मुदालियर कमीशन बना, राधाकृष्णन कमीशन बना, बहुत सारी चीजें बनी बाद में, लेकिन दिया हुआ उन्हीं का है। 10+2+3 किसका दिया हुआ है? लॉर्ड मैकाले का ही दिया हुआ, जो आज भी चल रहा है, इसको नहीं भूलेंगे। इसमें जैसे में लिख दीजिए, जैसे सर विलियम जोन्स ने जैसे में लिखिए, सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में की। सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में की। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसे। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, चार्ल्स विल्किंस ने भागवत गीता और हितोपदेश का अंग्रेजी अनुवाद किया। चार्ल्स विल्किंस ने भागवत गीता और हितोपदेश का अंग्रेजी अनुवाद किया। अंग्रेजी अनुवाद किया, इसको ध्यान रखेंगे। और अभी की जो एनसीईआरटी है उसे सबसे बेहतर एनसीईआरटी मानी जा सकती है जो वर्तमान में चल रही है। उस एनसीईआरटी में आप देखेंगे जो कक्षा 7वीं का एनसीईआरटी है, क्लास 7th की एनसीईआरटी है, उसमें कभी देखिएगा जाकर। उसमें जो इतिहास के अंतिम चैप्टर्स हैं, उस चैप्टर्स में जाकर देखिएगा, शिक्षा के सुधार वालों में बहुत शानदार बातें लिखी गई है जो आपको शायद ही किसी किताब में जाकर मिले। कभी कभी इसीलिए मुझे लगता है कि एनसीईआरटी सभी को पढ़ना चाहिए। उसमें लिखा हुआ है कि जब ब्रिटिश भारत में अस्थायी हुए तो उनको लगा कि यदि इस देश में बने रहना है तो इस देश के संस्कृति, ज्ञान विज्ञान, कल्चर इत्यादि को समझना पड़ेगा। उन्होंने फिर इस देश के साहित्यों का अध्ययन करना शुरू किया और देखा कि भारत किन चीज़ों के लिए जाना जाता है। और जब उन्होंने इन सब चीज़ों का अध्ययन किया तो फिर उसका अंग्रेजी अनुवाद करवाया, और उसके बाद इस देश के न्याय व्यवस्था को, भारत के फिलॉसफी को, भारत के चिकित्सा शास्त्र को, न्याय शास्त्र को, ठीक है, उसके बाद कई शास्त्र जो हमारे देश में उपलब्ध थे जैसे योग शास्त्र है, सभी शास्त्रों को जानने का प्रयास किया। यह बाकायदा एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। यदि आपको कभी समय मिले तो आपको एनसीईआरटी जरूर पढ़ना चाहिए। वैसे है थोड़ा डिफिकल्ट, क्योंकि एनसीईआरटी जो किताब है वह उतनी आकर्षक नहीं बनी है कि आपको आपका मन लगाए रख सके खुद में। बोरिंग सी किताब हो जाती है कई बार, लेकिन फिर भी यदि आप समय निकाल कर कभी देखते हो तो क्लास 7th में अंतिम चैप्टर्स में जाकर देखिए, ये सारी बातें जैसे एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना, ये सब लिखी हुई है। ठीक है, आपने अभी देखा कि चार्ल्स विल्किंस ने क्या किया, क्या किया, अभी अंग्रेजी अनुवाद किया। ठीक है, और हितोपदेश का भी, भागवत गीता और हितोपदेश का अंग्रेजी अनुवाद किया, ध्यान रखेंगे। इसके बाद लिखिए, सर विलियम जोन्स ने अभिज्ञान शाकुंतलम और मनुस्मृति, अभिज्ञान शाकुंतलम और मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद किया। सर विलियम जोन्स ने अभिज्ञान शाकुंतलम और मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद किया। जिनके पास पुस्तक नहीं हो तो आप ऑनलाइन जाकर, कई एप्लीकेशंस हैं जहां एनसीईआरटी की बुक फ्री में अवेलेबल है, आज ही जाकर क्लास 7th के एनसीईआरटी को निकालें और देखें, उसमें आपको सार तत्व मिल जाएगा उसका। जहां देखिएगा कलकत्ता के मदरसे की चर्चा है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की चर्चा है, किताबों के अनुवाद की चर्चा है, सारी बातें वहां दी हुई हैं।
नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, अगला बिंदु, वॉरेन हेस्टिंग्स के प्रयासों से, वॉरेन हेस्टिंग्स के प्रयासों से 1781 में 1781 में कलकत्ता में मदरसा की नींव रखी गई। ठीक है, ध्यान रखेंगे। एक लाइन और वहां ऐड कर सकते हैं, जोनाथन डंकन के द्वारा बनारस के संस्कृत कॉलेज की नींव रखी गई। जोनाथन डंकन के द्वारा बनारस में संस्कृत कॉलेज की नींव रखी गई 1791। जिसका वर्तमान नाम संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय है। जिसका वर्तमान नाम संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय है। विश्वविद्यालय है। ठीक है, इस काल में है तो बहुत सारी बातें, इसे हम बूस्टर फैक्ट्स में भी देख लेंगे। एक आध और स्थापना होगी तो छूट रही होगी तो लिखवा देंगे। उसमें कई स्कूल बने, कॉलेज बने उस टाइम में, खास करके बंगाल और बिहार का जो हिस्सा है वह केंद्र में रहा इस समय। अब लिखेंगे हेडिंग में द्वितीय चरण, सक्रिय हस्तक्षेप। सक्रिय हस्तक्षेप। ठीक है, समझते हैं। एक बहुत ही शानदार टॉपिक है इस कड़ी में। जो सक्रिय हस्तक्षेप का काल है वो 1813 से लेकर 58 तक है। इस काल में एक थ्योरी है, जिस थ्योरी का नाम है व्हाइट बर्डन थ्योरी, श्वेत जाति अधिभार सिद्धांत। कोई बता सकता है कि ये क्या है? व्हाइट बर्डन थ्योरी क्या है? चलिए तो समझते हैं। इस समय रुडयार्ड किपलिंग ने एक थ्योरी प्रस्तुत की और ब्रिटिश ने थोड़ा सा हस्तक्षेप किया इस काल में। ठीक है, इसे हस्तक्षेप का काल भी कहा जाता है। आप देख सकते हैं कि सक्रिय चरण है, यह था अहस्तक्षेप और यह है हस्तक्षेप। इस काल में जो ये थ्योरी आई, व्हाइट बटन थ्योरी, श्वेत अधिभार का सिद्धांत या श्वेत भार का सिद्धांत, इस सिद्धांत में कहा गया कि जो श्वेत लोग हैं, व्हाइट्स हैं, वो क्या हैं? अधिक सभ्य हैं, अधिक कल्चर्ड हैं। ठीक है, बड़े हैं, उच्च हैं। और जो ब्लैक्स हैं वो क्या है? कल्चर्ड नहीं है, उच्च नहीं है, उनके पास जानकारी कम है, सभ्यता का अभाव है, जीने का सलीका नहीं आता है, उठना बैठना नहीं आता है, बोलना नहीं आता है। कुछ हद तक यदि वैश्विक परिप्रेक्ष्य में देखें तो बात सही भी थी, और भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखें तो थोड़ा सा अन्याय भी था। अन्याय इसलिए था कि भारत की जो मूल परंपरा है वह इस्लामिक शासकों के बाद खोती चली गई थी। ठीक है, अंग्रेज उस परंपरा को जान ही नहीं सके, और अंग्रेजों ने जिस परंपरा को देखा वो वाकई में एक पिछड़ी हुई परंपरा थी। जब हम उस समय के भारत को देखते हैं तो क्या देखते हैं? जो पुरुष है, एक औसत भारतीय पुरुष है, उसके फोटोज को देखिए। उस दौर में एक धोती लपेटे हुआ है और ऊपर कुछ नहीं है, अर्धनग्न अवस्था में है। ठीक है, वैसे अर्धनग्न फकीर किसे कहते हैं? कौन बताएगा?
किसने कहा था? वेरी गुड। तो ध्यान रखिएगा कि उस समय जो औसत व्यक्ति है वह अर्धनग्न अवस्था में है, लेकिन चूंकि समाज ही ऐसा है तो सब वैलिड है, आज भी वैलिड हो सकता है, इसमें क्या है। जो स्त्रियां हैं वो भी एक उम्र के बाद अर्धनग्न है, ठीक है, वस्त्र का अभाव है, गरीबी है समाज में बहुत अधिक। तो अंग्रेजों ने देखा कि ये तो ब्लैक्स हैं, ब्लैक्स मतलब निचली जाति के लोग, अश्वेत लोग, और स्किन के कलर के आधार पर इसका विभाजन किया जाता है। आज भी इस नस्लवाद का सबसे बड़ा शिकार अमेरिका है। यदि आप अंग्रेजी साहित्य को पढ़ेंगे तो उसमें एक बड़ी शानदार चैप्टर है आई हैव ए ड्रीम, मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने लिखा है, कभी उसको पढ़िएगा, बहुत अच्छी कृति है उनकी। उसमें उन्होंने अमेरिका के व्हाइट्स और ब्लैक्स के बीच जो गैप है उस गैप को भरने का ड्रीम देखा है, ठीक है। और कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि अमेरिका में ओबामा के आने से पहले कोई ब्लैक समुदाय का व्यक्ति देश का राष्ट्रपति बन सकता है, ऐसा किसी ने कल्पना भी नहीं किया था। ब्लैक समझते हैं ना, ब्लैक्स मतलब जो अश्वेत हैं, काले रंग के लोग हैं। अब एक बात का ध्यान रखना है, कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि जिसका स्किन काला है वो केवल ब्लैक है, नहीं, निचली जाति के लोग ब्लैक्स में काउंट हुए। बाद में जाहिर सी बात है कि निचली जाति के लोग हैं तो उन पर क्या है, उन पर आर्थिक अभाव है उनके पास, और जो पारिश्रमिक उनका है, जो परिश्रम है उन पर वो बहुत अधिक है, समाज के लिए अधिक काम कर रहे होंगे। जो भारी भरकम काम है उनको दिया गया होगा, तो जो भारी भरकम काम करेगा, धूप में अधिक निकलेगा, वो काला तो हो ही जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद एक जाति बट गई। अब यदि व्हाइट्स में कोई काला भी है तो व्हाइट्स है, और ब्लैक्स में यदि कोई गोरा भी है तो ब्लैक्स है। तो अमेरिका दो पार्ट में बट गया था, और बहुत दिनों तक वहां ब्लैक्स को अच्छे स्कूल में पढ़ना अलाउड नहीं था, अच्छे रेस्तरां में नहीं जा सकते थे, अच्छे इलाके में जमीन नहीं ले सकते थे, बहुत सारी समस्याएं थी वहां पर, आज भी बनी हुई है एक तरह से। तो अंग्रेज अपने आप को व्हाइट्स मानते थे, उन्हें हिंदी में गोरा कहा जाता है, कहते हैं गोरे, गोरे मतलब ब्रिटिश, ठीक है, रंग के आधार पर। भारतीयों को ब्लैक्स कहते थे। अंग्रेज ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इस देश को के फॉरवर्ड क्लास को भी यह दिखाया कि वो ब्लैक्स हैं, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, यह सब ऐतिहासिक महत्वपूर्ण बातें हैं। तो यह जो व्हाइट बर्डन थ्योरी दी गई थी, इसमें कहा गया कि जो व्हाइट्स हैं उनके पास क्या है, दैवीय चमत्कार है, वो अधिक सुसभ्य लोग हैं, कल्चर्ड लोग हैं। आज भी देखिए, आज भी ऐसा देश में होता है। आप समझ रहे होंगे कि देश आजाद हो गया है तो ये चला गया, नहीं चला गया है, अब हम बहुत विकसित हो चले हैं पहले से, और पहले भी हम बहुत विकसित थे। इस्लामिक शासकों के आने से पहले हम बहुत विकसित थे, और उस समय हम अंग्रेजों को सिखाने की क्षमता रखते थे। हमारी क्षमता दबा दी गई, खो गई बीच में, तो उसके बाद अंग्रेजों को ऐसा लगा, उन्होंने सुधार भी किया। आज जब स्वतंत्र भारत की हम बात करते हैं तो आज भी जिसको अंग्रेजी बोलना आता है वो क्या है, व्हाइट्स में काउंट होता है, उसकी प्रतिष्ठा ज्यादा होती है। आप देख सकते हैं, यदि आपको कोई अंग्रेजी का वक्ता मिल जाएगा और ऐसे समाज में आप पकड़ा जाएंगे कहीं जहां आपको इंग्लिश नहीं आती है, तो आपकी समस्त प्रतिभा की तौहीन हो सकती है, चाहे आप कितने भी बड़े विद्वान क्यों ना हो। आज भी ऐसी धारणा है, और ये धारणा इस कदर प्रभावी है कि देश में प्राइवेट स्कूल जो चल रहे हैं वो केवल और केवल इसी धारणा के बल पर चल रहे हैं। यदि अंग्रेजी माध्यम जैसा कोई चीज नहीं होता तो भारत में शायद ही इतने अधिक मात्रा में प्राइवेट स्कूल्स होते। वो दावा करते हैं कि अपने विद्यार्थियों को हम क्या करते हैं, अधिक सुसभ्य बनाते हैं, कल्चर्ड बनाते हैं, और वो क्या है, एलिट क्लास के हो जाते हैं आगे चलकर, ठीक है। अंग्रेजी एक क्लास हो गया है आजकल, एक वर्ग को जन्म दे चुका है। जो वर्ग मानता है कि मैं श्रेष्ठ हूं, उससे कभी आप बात कीजिए, यदि आपको इंग्लिश बोलना नहीं आता है तो कुछ ही क्षणों में वो जस्टिफिकेशन दे देगा अपना कि आपको कुछ नहीं आता है, आप जीरो हैं। यूपीएससी का बोर्ड भी यही करता है आजकल, क्या करता है, परीक्षा इंग्लिश में लेता है, हिंदी माध्यम, तमिल माध्यम और 22 भाषाओं में परीक्षा ली जाती है। उस भाषा के अभ्यर्थी का चयन ही नहीं होता है। गलती से एक आध अभ्यर्थी आ भी जाते हैं तो इंटरव्यू में जाता है तो जानबूझकर उससे इंग्लिश में क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। अब जो मान लीजिए हिंदी पट्टी से आया हुआ छात्र है, जो ऐसे पृष्ठभूमि से आया है जिसने अंग्रेजी कभी नहीं देखा, कौन सी बड़ी बात हो गई, हिंदी उससे अधिक बड़ी भाषा है, और संस्कृत तो अंग्रेजी से बहुत ही बड़ी भाषा है। अंग्रेजी जैसी ऐसी 50 भाषाएं संस्कृत में समाज है, इतनी बड़ी भाषा है, लेकिन फिर भी उसको जानबूझकर क्या करते हैं, इंग्लिश में पूछते हैं, दबाव बनाते हैं, उसको साबित करके दिखाते हैं कि तुम्हें इंग्लिश नहीं आता है, इसलिए तुम क्या हो, नालायक हो, इस लायक नहीं हो तुम। और सिर्फ संवैधानिक आयोग में ही ऐसा नहीं होता है, ऐसा देखेंगे आप, यदि कभी आप जैसे यात्रा की ही बात कर लेते हैं, यात्रा के भी कई प्रकार हैं। जो देश के सबसे गरीब लोग हैं वो रेलगाड़ी में यात्रा करते हैं, ठीक है, एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में, और उनका क्लास क्या होता है, जनरल और स्लीपर क्लास होता है, तो वहां पर हिंदी चलती है। उसी रेलगाड़ी में, मैं कहता हूं उसी रेलगाड़ी में आप थर्ड एसी में चले जाइए,
आप देखेंगे थोड़ा थोड़ा सा इंग्लिश का मिश्रण शुरू हो जाएगा। सेकेंड एसी में तो मैंने एक दो बार यात्रा किया, मैंने देखा है कि लोग अंग्रेजी बोलना शुरू कर देते हैं। फर्स्ट एसी में कोई हिंदी बोलता ही नहीं है। और जो स्वर्ण शताब्दी टाइप की ट्रेन है उसमें कभी आप सफर करके देखिए, जो हाई क्लास की ट्रेन है। मैं एक बार जा रहा था, तो उसमें तो सीट की बुकिंग क्या होती है, पहले से हो जाती है कि विंडो सीट किसको मिलेगा। एक महिला ने आकर अंग्रेजी में कहा कि सीट बदलने के लिए, ठीक है। तो मैंने उससे पूछा कि आप यदि हिंदी भी कह सकते हैं। उस महिला ने ऐसे घूर कर देखा और वो चली गई, जबकि मुझे उस महिला से बहुत अच्छी अंग्रेजी आती थी, ठीक है। और उस महिला ने जो कहा उसमें कई अशुद्धियां थी, लेकिन फिर भी उसको अपने आप पर क्या है, गर्व है। वही बात है व्हाइट बर्डन थ्योरी। यदि आपको व्हाइट्स के लक्षण है आपके अंदर, तो फिर आपका अधिभार रहेगा। और इसी सिद्धांत पर देश का न्यायालय भी चलता है आजकल। आप देखेंगे कि जज की भर्ती कॉलेजियम सिस्टम से होती है। डिस्ट्रिक्ट तक तो सही है, ऊपर जैसे ही आप जाएंगे तो स्थिति बहुत खराब है। जो जज का मंडल है वह देख लेगा कि ये अच्छा जज बन सकता है, उसका सिलेक्शन हो गया। ना कोई परीक्षा है ना कोई साक्षात्कार है, एक कॉलेजियम प्रणाली बनी हुई है, उसमें कुछ उसके मूल्यांकन के अपने सिद्धांत हैं। भाषा को जानबूझकर अंग्रेजी बना दिया है। तो वो सिद्धांत जो रुडयार्ड किपलिन का है वह आज तक इस देश पर प्रभावी है, और इस देश को विवश करता है आज भी कि यदि इस देश में आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको अंग्रेजी को अपने ब्लड में लेकर चलना होगा। और यदि आप नहीं चलते हैं तो चाहे लाख देशभक्ति की बात कर लीजिए, लेकिन आज तक जो भारत के एजुकेशन सिस्टम है उसमें आपकी कोई जगह नहीं है। यह साबित करके दिखाया जाता है। हवाई जहाज की हम बात कर रहे थे, आप देख लीजिए। आप जैसे हवाई सफर करेंगे, हवाई जहाज में सबसे अमीर वर्ग के लोग सफर करते हैं। मुझे लगता है कि आप में जितने अभ्यर्थी यहाँ बैठे हैं, इसमें एकाध अभ्यर्थियों ने ही हवाई जहाज का सफर किया होगा, है कि नहीं है? क्योंकि वह क्या है, वह सुलभ साधन नहीं है जितना कि ट्रेन या बस है। उतने सस्ते में नहीं आता है। उसमें कभी आप जाके देखिए, एयर होस्टेस की सेवा है। जैसे ही आप बैठेंगे आपसे शुरुआत ही अंग्रेजी से होगी। पूरे एयरपोर्ट में आपको हिंदी बोलने वाला कोई नहीं मिलेगा। मैं तो सदमे में रहता हूँ कई बार। देश का डोमेस्टिक हवाई अड्डा, डोमेस्टिक से डोमेस्टिक तक मैं कई बार यात्रा कर चुका हूँ। एक बार भी ऐसा नहीं हुआ 10-20 बारों में, 10-20 यात्राओं में, कि किसी एयर होस्टेस ने या कर्मचारी ने हिंदी में बात की हो। मैं तो कभी कभी सोचता हूँ कि यदि इसमें आम वर्ग के लोग आ जाते हैं तो क्या दशा होती होगी। हाँ, जब कोई आ जाता है ठेठ देहाती, फिर 4-5 बार तो अंग्रेजी बोलते हैं, लेकिन उसके बाद देखते हैं कि अब ये नहीं समझ रहा है। पैसे का मामला होता है कई बार, पैसा तो लेना है। तो जब पैसा लेना है तो आदमी किसी भी भाषा का प्रयोग करेगा। तो वहां पर जाकर फिर से 2 लाइन हिंदी बोल देते, फिर से अंग्रेजी में आ जाते हैं। ये कल्चर बनाया हुआ है। ये सब किपलिंग की देन है और इसी थ्योरी की देन है। इसीलिए यह काल आपके इतिहास में क्या है, एक ऐतिहासिक बीजारोपण का काल है, बहुत बड़ा काल है। आज भी देश को बहुत हद तक प्रभावित किए हुआ है और किसी सरकार की हिम्मत नहीं है इसको बदल दे। दक्षिण भारत के 5 राज्य सदैव इसके एंटी में। वो तो कहते हैं कि हिंदी को हम मानते ही नहीं, जबकि इस देश में लगभग 75% से अधिक लोगों की भाषा रेगुलर तौर पर हिंदी है। जो चिकन नेक के उस तरफ के राज्य हैं, 7 राज्य, ध्यान रखिएगा, वो कहते हैं कि हम हिंदी को नहीं मानेंगे। हिंदी पट्टी के 10-12-15 राज्यों में हिंदी चल रही है, बाकी कोई मानने को ही तैयार नहीं है। भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश अलग हो गया था। तो आपको इन सभी तथ्यों को निष्पक्ष होकर देखना चाहिए, क्योंकि आज की परीक्षाओं में यदि साक्षात्कार देते हैं तो वहां पर निष्पक्षता से आपकी राय को जानने की कोशिश की जा सकती है। आगे चलते हैं, लिख दीजिए इसमें। देखिए इस कड़ी में ब्रिटिश औद्योगिक नीति, ब्रिटिश औद्योगिक नीति ब्रिटिश औद्योगिक नीति नीति और क्रांति की पृष्ठभूमि में, क्रांति की पृष्ठभूमि में रूडयार्ड किपलिंग, रूडयार्ड किपलिंग रूडयार्ड किपलिंग का व्हाइट बर्डन थ्योरी, व्हाइट बर्डन थ्योरी, थ्योरी
श्वेत अधिभार का सिद्धांत। श्वेत अधिभार का सिद्धांत। सिद्धांत सिद्धांत का औचित्य साबित किया गया। का औचित्य साबित किया गया। औचित्य साबित किया गया जिसके अनुसार श्वेत वर्ग के लोग उच्च वर्ग के लोग हैं। जिसके अनुसार श्वेत वर्ग के लोग उच्च वर्ग के लोग हैं। श्वेत वर्ग के लोग उच्च वर्ग के लोग हैं। उच्च वर्ग के लोग हैं एवं उनका औचित्य है कि एवं उनका औचित्य है कि एवं उनका औचित्य है कि वे अश्वेतों को सभ्य समाज से जोड़ने का कार्य करें। अश्वेतों को सभ्य समाज से जोड़ने का कार्य करें। कार्य करें। आप समझ पा रहे होंगे, वो सीधा सीधा कह रहे थे अंग्रेजी बोलना सिखा दीजिए। प्राइवेट स्कूल्स का जो आज का तर्ज है, इस तर्ज के स्कूल बनाइए। क्योंकि पहले जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे, क्योंकि क्लास तो क्लास है, क्लास कभी एनसीईआरटी की सीमा को पार नहीं कर सकती है। एनसीईआरटी अपने आप में अमोघ है, जो इसके पहले वाला मूल एनसीईआरटी है। सरकार उसे बंद कर रही है, पता नहीं क्यों। उस किताब को संरक्षित रखना चाहिए। उसमें लिखा हुआ है कि जब ये विलियम जोन्स इत्यादि जैसे कुछ लेखक आए, विल्किंस इत्यादि आए, तो इनकी एक टीम भी बनी थी। उस टाइम में कई ऑफिसर्स की नियुक्ति की गई थी इंस्पेक्टर के रूप में। आप पढ़ेंगे कभी इतिहास को। उनका काम था कि गांव गांव में जाकर दौरा करना और भारतीय देहाती क्षेत्रों में जाकर यह देखना कि वहां की स्कूली पद्धति कैसी चल रही है। और उन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि कहीं पीपल के पेड़ के नीचे एक गुरुजी कुछ बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ठीक है, बच्चे जमीन पर बैठे हुए हैं, ठीक है, इस तरह की चीजें उन्होंने वर्णित की है। कहीं पर क्या है, कहीं पर देखेंगे कि एक गुरुकुल बना हुआ है, उसमें पढ़ाई हो रही है। और उन्होंने भर्त्सना की इस चीज की, जबकि उनके इंस्पेक्शन में कमी रह गई। यदि उन्होंने इतिहास का ठीक से अध्ययन किया होता तो वो जानते इस प्रथा को कि यह प्रथा जो है वो सबसे जो अंतिम शेष प्रथा बच गई है उसका एक अंश है, जो आक्रांताओं के द्वारा दबा दिया गया है। इस प्रथा के मूल में जाते तो उन्हें स्मरण शक्ति की विद्या का महत्व पता चलता। क्योंकि आज भी मैं विश्व को यह चुनौती दे सकता हूं कि कोई भी महाभारत जैसा ग्रंथ लिखने की क्षमता नहीं रखता है जिसमें 1 लाख श्लोक है। वेद व्यास जैसा कोई इतिहासकार नहीं हुआ, ठीक है। आज भी यूनेस्को गीता को विश्व के सर्वश्रेष्ठ ग्रंथों में 1 नंबर पर मानता है, ऐसा कोई ग्रंथ नहीं है। लेकिन उस टाइम में चूंकि अंग्रेजों ने क्या किया, केवल तत्कालीन परिस्थितियों को देखा। जाहिर सी बात थी, मुगल भारत के बाद जर्जर स्थितियों में उस समय के जो अध्यापक रहे होंगे वो मुफ्त में पढ़ाया करते थे, ठीक है, और उनके पास कोई साधन नहीं था। इन्होंने कहा कि स्कूल्स बनवाइए, और उसमें जो क्लास में पीरियड्स की व्यवस्था होती है, कालांश की व्यवस्था होती है कि एक स्कूल में 8 पीरियड्स होंगे, 8 कालांश होंगे, बेल बजेगा, एक प्रिंसिपल होगा, ठीक है। इस तरह की जो प्रथा है, हायरार्की वाली प्रथा, इस प्रथा को उन्होंने वहीं से शुरू करना शुरू किया। और वो क्या था, वो इसी सिद्धांत का परिणाम था, व्हाइट बर्डन थ्योरी का। कि व्हाइट्स के स्कूल में जिस तरह से पढ़ाई होती है, अब ब्लैक्स के बच्चे भी, ब्लैक्स मतलब भारतीय, अश्वेत, पिछड़े हुए लोग, ठीक है। अंग्रेज भारतीयों को क्या कहते थे, पिछड़े हुए लोग कहते थे। इनकी तुलना जानवरों से क्या करते थे, इसको भी ध्यान रखिएगा। कहते थे कि इनके पास कोई संस्कार नहीं है, ना बोलना आता है, न उठना बैठना आता है, न हंसना आता है, न एक्ट करना आता है, न रिएक्ट करना आता है, कुछ नहीं आता है इनको। इस तरह से बिहेव करते थे और वो हाई क्लास का समझते थे अपने आप को। उन्होंने क्या किया, इसी के तर्ज पर स्कूलों की स्थापना की। और आज भी जो प्राइवेट संस्थान है उसमें एकदम यह झलक मिलती है। मैं तो इसका भुक्तभोगी रह चुका हूं। अभी हाल ही में मैं एक कन्वेंशन में गया हुआ था, बहुत बड़े कन्वेंशन में गया हुआ था, ज्यादा दिन की बात नहीं है, 1 सप्ताह पहले की बात है। और उसमें मंत्री वगैरह बैठे हुए थे और उसमें कुछ प्राइवेट स्कूल के एचओएस बैठे हुए थे। उन्होंने पूरा संभाषण अंग्रेजी में दिया, ठीक है। जबकि उस मंच का नाम क्या था, उस मंच का नाम था संविधान जागरूकता का मंच।
सब कुछ हिंदी में था उस मंच में। और उस मंच में ध्यान रखिएगा, हर साल हिंदी दिवस के दिन जो भारत का राजभाषा विभाग है वह देश के समस्त डिपार्टमेंट्स को जारी करता है, मेरे विभाग को भी जारी करता है कि आप सभी कार्यालय, पत्राचार इत्यादि जो भी ऑफिशियल वर्क्स हैं वो सब के सब आधिकारिक कार्य हिंदी में करेंगे। अब फिर वो निकाल देता है। उसके बाद अगले दिन से फिर क्या होता है, वही विभाग सारा पत्र अंग्रेजी में जारी करने लगता है। संपूर्ण सेंट्रल की यही स्थिति है देश में। देश का इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, ध्यान रखेंगे। 14 तारीख को जारी किया, आदेश भी निकाल दिया, सभी ने शपथ भी लिया, सबको शपथ दिलवाया जाता है, गूगल फॉर्म्स फिल करवाए जाते हैं, हम सभी लोग शपथ लेते हैं हर एक साल। और फिर हम ही जब हिंदी में लिख के देंगे तो वो पढ़ेगा भी नहीं, कहेगा कि इसको साइड कर दीजिए। फिर मजबूरी में क्या करना पड़ता है, वही हाई लेवल के एलिट अंग्रेजी में वो लिखते रहिए, उसको भेजते रहिए। यही कार्य है। आईएएस से लेकर और ग्रेड डी के स्टाफ तक सेंट्रल गवर्नमेंट में यही स्थिति है। स्टेटों ने तो थोड़ा सुधार भी कर लिया है, जैसे बिहार में हिंदी भाषा में सब कुछ चलता है, उत्तर प्रदेश हिंदी भाषी राज्य है तो अपने अपने लेवल पर सुधार कर लिया, लेकिन केंद्र सरकार में आज तक सुधार नहीं हुआ इस चीज का। इसको ध्यान रखेंगे। उम्मीद करते हैं कि अभी जो वर्तमान सरकार है वो कुछ ना कुछ करेगी जरूर। आगे चलेंगे। तो आपने इस सिद्धांत को समझ लिया है। श्वेत जाति के भार का सिद्धांत एक्चुअल में क्या है? एक्चुअल में यही है कि शिक्षा को बदलो ताकि संस्कार बदल सकें। ठीक है, आगे चलेंगे। लिखिए, परिणाम स्वरूप भारतीय समाज के कुछ प्रगतिशील वर्ग, भारतीय समाज के कुछ प्रगतिशील वर्ग, कुछ प्रगतिशील वर्ग के दबाव के कारण निम्नलिखित सुधार किए गए। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, इस तथ्य के व्हाइट बटन थ्योरी के कुछ अच्छे पार्ट्स भी हैं। हर देश में कुछ ना कुछ कुरीतियां होती है, जो भारत में भी थी, जैसे सती प्रथा। ठीक है, सती की प्रथा के बाद ठगी प्रथा। ठीक है, बाल विवाह, ऐसी बहुत सारी कुरीतियां थी। इस कुरीतियों को दूर करने का भी प्रयास किया गया, जो अच्छे काम कार्य हुए इसके। ठीक है, तो लिखिए, जैसे सती प्रथा अधिनियम 1829, लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक विलियम बेंटिक। ठीक है, राजा राम मोहन रॉय के सहयोग से, राम मोहन रॉय के सहयोग से। अब एक तथ्य को और भी ध्यान रखेंगे, उस समय के जो अग्रदूत हुए, भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत इन्हें कहा जाता है, राम मोहन रॉय को। ऐसे लोगों को भी ऐसा लगा उस समय में कि अंग्रेजी ही क्या है, अंग्रेजी ही वो आधार है जिस आधार के बल पर समाज बदल सकता है। और उन्होंने भी अंग्रेजी पर बहुत जोर दिया था, इसमें कहीं दो राय नहीं है। उस समय भी लोगों को यह चीज लगा, जो आज के परिप्रेक्ष्य में उतना सही नहीं लगता है। आज आप देखेंगे कि जो नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क बना है, उसमें भी जो आरंभिक शिक्षा है वह मातृभाषा में देने की बात कही गई है। अब जाकर यह पता चलता है और यह भी दिखता है कि जो स्वदेश के भाषा में जिन देशों ने कार्य किया वह तकनीक के क्षेत्र में भारत से बहुत आगे निकल गए। इसी तर्ज पर अब आईआईटी के पढ़ाई को भी हिंदी में सरकार ने शुरू करवा दिया है गत कुछ सालों से। ध्यान रखने योग्य है। आगे चलेंगे। तो आपने पहला लिखा 1829 में सती प्रथा का अंत लॉर्ड विलियम बेंटिक ने परमानेंट रूप से कानून बना दिया, राम मोहन रॉय के सहयोग से। एरन अभिलेख को इस कड़ी में नहीं भूलेंगे, जहां इसका सबसे पहले उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट, 1843 में, पहले 30 वाला लिखिए, 1830 में क्लीमैन के द्वारा, क्लीमैन के द्वारा ठगी प्रथा का अंत कर दिया गया। ठगी प्रथा का अंत कर दिया गया। ठगी प्रथा का अंत कर दिया गया। ठीक है, अंत कर दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट,
1843 में एलनबरो के द्वारा दास प्रथा को समाप्त किया गया। दास प्रथा को समाप्त किया गया। ठीक है, अब किसी को गुलाम नहीं बनाया जा सकता। मानवाधिकार के क्षेत्रों में काफी ठीक ठाक काम हुआ इस समय में, और उस समय में शिक्षा के क्षेत्र में जो प्रयास किए वो भी उस समय के लिए ठीक ही था, लेकिन बाद में वो ठीक नहीं रहा। बाद में अंग्रेजी ने भाषा के जगह स्किल का रूप ले लिया, जहां से गलती हो गई। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, 1844-45 में लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा नरबली प्रथा का अंत किया गया। 1844-45 में लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा नरबली, नरबली मतलब मनुष्य की बलि प्रथा का अंत किया गया। इस सब को रट के रखेंगे, पूछा जाता है। ध्यान रखिएगा, नरबली इतिहास में एक ऐसी कुरीति थी जो बहुत लंबे समय से चलती आई है और बहुत दिनों तक चली। यह सिर्फ भारत में ही व्याप्त नहीं थी। यदि आप विश्व के अलग अलग भाषाओं और देशों के संस्कृतियों का अध्ययन करेंगे तो वहां भी आपको नरबली देखने को मिलेगा। जैसे एक समय में, मैं उस विकसित ब्रिटेन की बात करता हूं, ठीक है, जहां देखेंगे आपकी मैनचेस्टर, जो क्या है, किसका हब है, कौन बताएंगे? मैनचेस्टर क्यों प्रसिद्ध है? वेरी गुड, वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, उन प्रांतों में देखिएगा, कभी पढ़ेंगे आप तो पता चलेगा आपको कि एक समय में जो बच्चे होते हैं, खास करके आप मान सकते हैं कि 6 से लेकर और 14 वर्ष की उम्र के जो बच्चे होते हैं, एक अफवाह फैल गया था आज से 250-300 साल पहले, 250 साल पहले, कि यदि मैनचेस्टर में कारखानों में कम उम्र के बच्चों को अधिक से अधिक लगाया जाएगा तो देश का काफी विकास हो जाएगा, काफी तरक्की होगी और बच्चे जो वयस्क व्यक्ति हैं उसके तुलना में अधिक लंबे समय तक काम कर सकते हैं। पता चला कि बच्चों की बड़े पैमाने पर मृत्यु होने लगी और 50 साल के बाद यह समझ में आया, जब देश में पॉपुलेशन काफी गिर गया, नई पीढ़ी की आबादी काफी घट गई, तब यह समझ में आया कि यह गलत प्रथा थी। ऐसी ही एक प्रथा और भी है। एक संस्कृति में मैंने पढ़ा है पश्चिमी देश में कि जब कृषि उतना विकसित नहीं था तो एक मोलोक नाम के देवता होते थे, मोलोक, और कहा जाता था कि यदि खेती शुरू करने से पहले, हल चलाने से पहले एक नवजात शिशु की बलि खेत में नहीं दी गई तो मोलोक अन्न उपजने नहीं देंगे। यह अंधविश्वास फैल गया था और यह सैकड़ों सैकड़ों साल तक रहा। डर के मारे लोग एक नवजात शिशु को कहीं से चुरा कर लाते थे, उसकी बलि दिया करते थे और फिर खेती की शुरुआत किया करते थे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि किसी ने ऐसा रिस्क क्यों नहीं लिया कि बिना बलि दिए खेती करके देखें, ये तो नर बलि है। ऐसा रिस्क इसलिए नहीं लिया कि उस जमाने में विनिमय विनिमय की प्रथा चल रही थी। ठीक है, एक वस्तु बेचकर दूसरा वस्तु खरीद सकते थे। मुद्रा इस तरह से प्रभावी नहीं था कि आप पैसे के दम पर कुछ भी खरीद सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं था। कोई रिस्क इसलिए नहीं लेना चाहता था, यदि ऐसा हुआ कि कुछ ना उपजा तो अन्न देगा कौन, और अन्न का एक दाना देने वाला कोई नहीं बचेगा, क्योंकि हर व्यक्ति के पास सीमित मात्रा में अन्न होगा यदि ऐसी स्थिति आई तो। इस डर के मारे किसी ने भी सालों साल तक रिस्क नहीं लिया। कई 100 साल के बाद यह कुप्रथा खत्म हुई। बाद में किसी वैज्ञानिक ने सिद्ध किया कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, बच्चों की बलि की नहीं बल्कि यहाँ उर्वरक और खाद की आवश्यकता है, सही समय पर पानी की आवश्यकता है, नहरों की आवश्यकता है, इससे खेती अच्छी होती है। यह साबित किया। मतलब ऐसे बेसिक सिद्धांतों को साबित करने में भी कई कई 100 सालों का समय लग गया। आप सोचिए कितने बच्चे मरे होंगे, कितने खेत होंगे एक देश में। ठीक है, जितने मालिक होंगे, खेतों के ऑनर होंगे, इतना बड़ा बड़ा किसान होगा, उतने बच्चों की मृत्यु हुई होगी बलि के माध्यम से। तो अगला लिख दीजिए, आपने ये लिख दिया है 44-45 में नरबली का अंत लॉर्ड हार्डिंग ने किया। नेक्स्ट पॉइंट, 1856 में, 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लॉर्ड कैनिंग और ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से लाया गया।
ठीक है। अब ये क्या था, 56 में जो पारित हुआ ये अधिनियम, इसका तात्पर्य था कि जो विधवा है उसका पुनर्विवाह करने के लिए कानून बनाया गया। अन्यथा समाज में इस लेवल पर कुरीति आ गई, यदि एक स्त्री के पति की मृत्यु हो जाए तो विवाह कर ही नहीं सकती है, इसे सामाजिक अपराध माना जाता था, और ऐसा करने वाले को मृत्युदंड दिया जाता था समाज में। ठीक है, हत्या कर दी जाती थी। अब मान लीजिए कि कोई स्त्री है या किसी का विवाह हुआ है और बहुत कम उम्र में उसके पति की मृत्यु हो गई, ठीक है, नियम तो उसे दूसरा विवाह कर लेना चाहिए एक संतुलित जीवन के लिए, लेकिन उस समय यह अपराध था। उस समय तक इसको दूर किया गया, एक बड़ा प्रयास था। देखिए तीसरा चरण, थर्ड स्टेज, तीसरा चरण 1858 से 85। ठीक है, अब इसको समझते हैं। हम यहां देख सकते हैं कि इसे रूढ़िवादी तत्वों का काल कहा जाता है। रूढ़िवादी तत्वों को बढ़ावा मिला, और इस कड़ी में जो एक सबसे बड़ा चैलेंज था उस टाइम में, वह था विवाह अधिनियम। आज तो खैर समाज सरकार के काफी प्रयास के बाद विकसित बना है। आप देखेंगे रेडियो के प्रसारण के माध्यम से, टेलीविजन पर विभिन्न एड्स के माध्यम से सरकार ने ब्रांड एम्बेसडर्स बना बनाकर जनता तक यह पहुंचाया है कि 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की और 21 वर्ष से कम उम्र के लड़के का विवाह नहीं किया जा सकता है। वैसे आज भी ये रुका नहीं है पूरी तरह, लेकिन मैं समझता हूं कि लगभग 60-70% तक यह रुक गया है। 20 से 30% तक यह आज भी चल रहा है। लेकिन पहले यह 100% के आसपास था। कुछ ही उच्च वर्ग के लोग रहे होंगे, 2-3% जो इस तथ्य को मानते होंगे, वरना बाल विवाह चरम पर था। उसके बाद कोई विवाह के लिए अधिनियम नहीं था कि विवाह करने के बाद संपत्तियों का बंटवारा क्या होगा, तलाक की स्थिति में क्या होगा, एक विवाह के बाद दूसरा विवाह कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं एक पत्नी के रहते हुए। एक व्यक्ति ने 4-4 विवाह किया हुआ था। ठीक है, तो जो नेटिव मैरिज एक्ट है वह इसी चरण का दिया हुआ है, और इस काल में सरकार ने इसके अलावा बहुत अधिक हस्तक्षेप नहीं करना चाहा। सरकार जानती थी कि इनके नियमों में यदि बहुत संशोधन करेंगे तो देश के रूढ़िवादी लोग विरोध भी कर सकते हैं। लिख दीजिए। देखिए इस चरण में रूढ़िवादी तबकों को महत्व दिया गया। इस चरण में रूढ़िवादी तबकों को महत्व दिया गया, महत्व दिया गया, एवं पुनः 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 अहस्तक्षेप की नीति अपनाई गई। पुनः अहस्तक्षेप की नीति अपनाई गई। अपनाई गई। परंतु इस सब के बावजूद भी, इस सब के बावजूद भी बावजूद भी 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट पास किया गया या पारित किया गया। नेटिव मैरिज एक्ट पारित किया गया। ठीक है, देखिए चतुर्थ चरण,
ठीक है, लिखिए, राष्ट्रीय आंदोलन के प्रभाव में सीमित समाज सुधार आंदोलन, सीमित समाज सुधार आंदोलन आंदोलन लाया गया और राष्ट्रीय आंदोलन के प्रभाव में सीमित समाज सुधार लाया गया और बी एम मालावरी के प्रयासों से एज ऑफ कंसेंट एक्ट लाया गया। एज ऑफ कंसेंट एक्ट लाया गया। एज ऑफ कंसेंट एक्ट लाया गया, जिसका तिलक ने विरोध किया। जिसका तिलक ने विरोध किया। विरोध किया क्योंकि क्योंकि इसमें लड़कियों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु क्योंकि इसमें लड़कियों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 12 वर्ष निर्धारित की गई। ठीक है, इसी पर क्या किया, तिलक ने विरोध कर दिया। कहा कि यह कौन सा एज ऑफ कंसेंट है, जिस एज में कंसेंट देने की क्षमता ही नहीं है, उस एज में विवाह कैसे हो सकता है। इसका विरोध किया गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, अगला बिंदु देखिए, 1929 में शारदा अधिनियम, 1929 में शारदा अधिनियम शारदा अधिनियम लॉर्ड इरविन के समय लाया गया। लॉर्ड इरविन के समय लाया गया जिसमें लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष, लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और लड़कियों के लिए 14 वर्ष निर्धारित किया गया। लड़कियों के लिए 14 वर्ष निर्धारित किया गया। ठीक है, नोट में लिखिए, एज ऑफ एज ऑफ कंसेंट एक्ट, एज ऑफ कंसेंट एक्ट में लड़कियों के विवाह की आयु 10 वर्ष से बढ़ाकर 12 वर्ष की गई थी। दस वर्ष से बढ़ाकर 12 वर्ष की गई थी, जो जो
जो लॉर्ड लैंसडाउन ब्रैकेट में 1891 ने लाया। लॉर्ड लैंसडाउन 1891 ने लाया। लाया, ठीक है। हेडिंग में लिखिए भारत में शिक्षा का विकास। भारत में शिक्षा का विकास। इस पूरे टॉपिक को एक बड़े क्लास में देखना होगा, अगली क्लास में देखेंगे। आज हम एक टेस्ट सीरीज की प्रैक्टिस करेंगे जो पिछले चैप्टर्स पर आधारित है। ठीक है, पिछली कक्षा में हमने भारत में ब्रिटिश विजय को देखा था और उस कड़ी में यह टेस्ट सीरीज आपके समक्ष है। इसको आज देख लेते हैं। शिक्षा पर पूरा एक क्लास चाहिए, इसे अगले क्लास में देखा जाएगा। ठीक है, शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इलाहाबाद की संधि से है। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? कौन बताएगा जल्दी? लिखवा दिए थे, वेरी गुड। और बिहार का? चिताव राय, वेरी गुड। तो इसका उत्तर क्या होगा? मोहम्मद रजा खान हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? कितने छात्रों को याद है? वेरी गुड, वेरी गुड। इलाहाबाद की संधि के बाद रजा खान को, ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान बनाया और सिताब राय को बिहार का बनाया, जो बिहार के हर परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की? टीपू सुल्तान के साथ की। ये सबको याद ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट, रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा इनमें किससे प्राप्त किया था? शाह सुजा से। इसको भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, हाँ, कहा जाए। एक बार थोड़ा माइक नजदीक ले लेंगे तो आवाज और क्लियर आ जाएगी। हम्म, यहां पर आया कैसे? ये वो वाला कोहिनूर हीरा नहीं है। ठीक है, कोहिनूर एक हीरे का टाइप है। ठीक है, जो बहुत सीमित मात्रा में मिलता है, इसे यूरेनियम 235 उस तरह से है। कुछ अभ्यर्थी और कुछ कह रहे हैं, इसको टाइप कर दीजिए, थोड़ा मैं देख लूंगा तो अधिक अच्छा रहेगा। आवाज की किसी किसी का आवाज बहुत तेज आता है और कहीं कहीं से बहुत कमजोर आवाज आ रही है। टाइप कर दीजिए, मैं देख लेता हूँ, आपको उत्तर देता हूँ इसका। ठीक है, कोहिनूर जो है वो क्या है? एक हीरे का प्रकार है। जैसे आप देखें कोयले के प्रकार होते हैं, इसमें सबसे जो कीमती होता है वो क्या होता है? एंथ्रासाइट सबसे कीमती होता है कार्बन की मात्रा के आधार पर। ठीक है, आगे चलते हैं। शाह सुजा को ध्यान रख लीजिएगा। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनवाई, कहां बनवाई? श्रीरंगपट्टनम में बनवाई। नेक्स्ट, बक्सर के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी का सेनापति कौन था? बक्सर, हेक्टर मुनरो था।
और प्लासी में कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था। ठीक है। और रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का क्या था? गवर्नर था, जनरल नहीं था, गवर्नर था। ठीक है। ठीक है। 1771 में शाह आलम द्वितीय को दिल्ली की गद्दी पर आसीन होने के लिए किसने मदद की? इसका जवाब कौन देंगे? क्वेश्चन बहुत अच्छा है, कुछ सोच कर बताए इसमें। महादजी सिंधिया ने की थी, इसको कभी नहीं भूलिएगा। ठीक है। 1771 में शाह आलम सेकंड को दिल्ली की गद्दी पर बैठाने में सिंधिया ने मदद किया था। इसको आप बहुत टिक करके याद रख लेंगे इसको। ठीक है। क्लास के बाद लिख लेंगे कहीं पर। 7वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संधि के द्वारा प्रथम अंग्रेज मराठा युद्ध का अंत हुआ? फर्स्ट आंग्ल मराठा वार का अंत हुआ। क्या होगा उत्तर इसका? सालाबाई की संधि, सी हो जाएगा। मराठा राजनीति का चाणक्य किसे कहा जाता है? चाणक्य किसे कहा जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चाणक्य नाना फडणवीस सही उत्तर है। ठीक है। फडणवीस को चाणक्य कहा जाता है। रंजीत सिंह की राजधानी कहां पर थी? कौन बताएंगे? लाहौर थी। अगला क्वेश्चन, कौन सा मुगल बादशाह रंगीला के नाम से जाना जाता है? इसका उत्तर सी हो जाएगा, मोहम्मद शाह। गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी इनमें से किसे नियुक्त किया था? क्या होगा? गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी गुरु अंगद को बनाया था। और अमृतसर शहर की नींव किसने रखी थी? रामदास ने रखी थी। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? क्या होगा उत्तर? सिखों के अंतिम और 10वें गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित कर दिया गया था? सबको याद होगा, सर जॉन चाइल्ड को निष्कासित कर दिया था भारत से। ठीक है। नेक्स्ट, इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता कौन सी मानी जाती है? क्या होगा? इतना बढ़िया से पढ़ाए थे कि बक्सर का युद्ध होगा। क्वेश्चन क्या पूछता है? क्वेश्चन ये नहीं पूछ रहा है कि प्रथम सफलता कौन सी है। फर्स्ट आर्मी की सफलता 57 के प्लासी की लड़ाई के बारे में हमने लिखवाया। इस युद्ध में अंग्रेजों ने कूटनीति से जीत लिया था, सैन्य पावर से नहीं जीता था। 500 सेना लेकर आए थे। बक्सर के युद्ध में उनको पहली बार पता चला कि यदि भारतीय राजा सेना के साथ भी आएंगे तब भी इनको हम हरा सकते हैं। तो सैन्य सफलता पूछ रहा है ना कि पहली सफलता। तो क्या होगा? बक्सर का युद्ध हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, आगे 15 नंबर क्वेश्चन। 15 का जवाब कौन देंगे? अवध। कुशासन के आधार पर किसको मिला लिया? अवध को मिला लिया। अंग्रेज सरकार, अंग्रेजों ने दावा किया कि जनता के साथ अत्याचार कर रहे हैं, जबकि ऐसा था नहीं। अवध को बफर स्टेट भी कहा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, यह कथन वाला है। आप लोग विचार करके बताएंगे इनमें से कौन कौन से कथन सही हैं। ठीक है। अपने अपने उत्तर अलग अलग बताएंगे सभी। अच्छा, मैं पूछ लेता हूं, ऑप्शन ए के पक्ष में कितने लोग हैं? कोई नहीं। बी के पक्ष में हाथ खड़े कर दें। सी के पक्ष में, अच्छा एक व्यक्ति। सी के पक्ष में हाथ खड़े करें, हैंड्स डाउन भी कर लें जिनका समय चला गया है। डी के पक्ष में बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, इस प्रश्न को पहले पढ़ते हैं। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। अब देखिए क्या लिख बताया था।
कि सबसे पहले गवर्नर थे रॉबर्ट क्लाइव, गवर्नर जनरल नहीं थे, सबसे पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स थे 1773। इस बात को नहीं भूलेंगे, पहले गवर्नर थे रॉबर्ट क्लाइव। संविधान में पढ़ा देंगे कि बंगाल के पहले गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव थे, बंगाल के अंतिम गवर्नर और पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स थे। तो पहला तो ऐसे ही गलत हो गया। तो जहां जहां एक दिखाई पड़ रहा है ये सब गलत है। अब दो की बात कीजिए। विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, ये सही है, ये भारत के थे, बंगाल के नहीं। 1833 के एक्ट में ये बात कही गई थी कि विलियम बेंटिक क्या होंगे, बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल और भारत के सबसे पहले गवर्नर जनरल बनेंगे, ऑल इंडिया के बन गए बंगाल से। तो दो क्या है, सही है। इसका उत्तर क्या होगा, केवल दो। इसको ध्यान रखेंगे। किसी को डॉट हो तो दोबारा पूछ लें। यह एक्ट वाला क्वेश्चन है, जिस एक्ट को हमने छोड़ दिया है अभी पढ़ाना, संविधान में पढ़ा देंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अच्छा, ये भी एक कथन वाला क्वेश्चन आ गया। 17 का जवाब क्या हो सकता है, कौन बताएंगे? ये देखिए पूरा क्वेश्चन सामने नहीं है इसका। इस साइड भी क्वेश्चन होगा। इसके कोड इस साइड है, पहले आप देख लीजिए कि आप किस किस कोड को सही मानते हैं। 1 2 3, केवल 3, 2 और 3 और कोई नहीं। 17 को देखिए, यहां से पता चल जाएगा 17 का क्या हो सकता है उत्तर। तभी अभ्यर्थी विचार करेंगे। पहले आप अपने कॉपी में कर लीजिए कौन कौन सा सही लग रहा है, फिर उत्तर की तरफ चलेंगे, वहां मिलाएंगे, सभी कोड कर लेंगे। पहला है, पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया। ठीक है। दूसरा, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई। और तीसरा, प्लासी के युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर षड्यंत्र रचा। ये 3 पॉइंट्स हैं, क्या होगा, कौन सा सही है? चलिए हम विकल्पों में चलते हैं और हम विकल्पों में जाकर आपसे पूछेंगे कि आपको कौन सा सही लगा। ये आपके विकल्प आपके समक्ष हैं, अब बताइए चारों में से क्या? 3। ठीक है, केवल 3 सही है, 1 और 2 गलत है। पहले वाले में अहमद शाह अब्दाली ने किसको हराया था, मराठों को हराया था, वो गलत हो गया। और दूसरे वाले में, सेकंड वाले में क्या था, देख लीजिए एक बार। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान जब तीसरे में मर गया तो चौथा कौन लड़ेगा? तो चौथे में जीवित था, 1799 में इसकी मृत्यु हुई थी। दोनों गलत हो गए। ठीक है। अब 18 नंबर प्रश्न को देखते हैं। करनाल का युद्ध, क्वेश्चन नंबर 18। करनाल का युद्ध कब हुआ था? 24 फरवरी 1739 को हुआ था। ए ऑप्शन सही होगा इसका, इसको याद रख लेंगे, करनाल का युद्ध। ठीक है, आगे चला जाए। लखनऊ के इमामबाड़ा का निर्माण किसने करवाया, कौन बताएंगे? सी नंबर होगा, आसफ उद्दौला, लखनऊ के इमामबाड़ा का निर्माण करवाया। सिखों के कौन से गुरु अकबर के समकालीन थे, ये कौन बताएंगे? गुरु रामदास, वेरी गुड। अकबर ने रामदास को 500 बीघा जमीन दिया था जिस पर अमृतसर शहर की नींव रखी गई है। ठीक है, आगे चलते हैं। किस सिख गुरु ने अमृतसर शहर की स्थापना की? उत्तर क्या होगा, गुरु रामदास हो जाएगा। कौन सा युग्म सही सुमेलित है, 22 का उत्तर देंगे सभी। कौन सा सही सही मिलाया हुआ है, अब देख लेते हैं। सबसे पहले है राय दुर्लभ, इसका मिलान किया गया है बंगाल के नवाब का कोषाध्यक्ष, ये था नहीं था। राय दुर्लभ कौन था, किसका शत्रु था? सिराजुद्दौला का शत्रु था, उसके कई शत्रुओं में से एक था। जगत सेठ,
बिहार का सेठ था? नहीं था। ये क्या था? बैंकर था और सिराजुद्दौला का शत्रु था। ये दोनों गलत हो गए। मोहम्मद रजा खां बंगाल का दीवान, ये सही है। ठीक है। राजा सिताब राय बिहार का दीवान, ये सही है। ठीक है। अभी अभी आपने पढ़ा रजा खान और सिताब राय के बारे में, तो 3 और 4 क्या है? सही है। 1 और 2 गलत है। उत्तर क्या होगा? डी हो जाएगा। ताराबाई किसकी पत्नी थी? राजा राम की पत्नी थी। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों के विरुद्ध अवध के शासक शुजाउद्दौला ने किस कारण अब्दाली को सहयोग किया? इसका उत्तर क्या होगा? पानीपत के थर्ड वार में मराठों के विरुद्ध अवध के शासक शुजाउद्दौला ने किस कारण अब्दाली को सहयोग किया? तो सहयोग किया अपना राज्य बचाने के लिए किया था। क्या होगा? ये हो जाएगा अपने साम्राज्य की सुरक्षा के लिए। नेक्स्ट, 1761 के पानीपत के तीसरे युद्ध के समय पेशवा कौन था? बालाजी बाजीराव। ठीक है, बी उत्तर हो जाएगा। अवध के स्वतंत्र राज्य के संस्थापक सादत खां बंगाल तथा हैदराबाद के राज्यों के संस्थापकों में निम्नलिखित में से कौन कौन से गुण थे? तो सबसे पहले तो बंगाल का मुर्शिद कुली खां था, सबको पता होना चाहिए। और हैदराबाद का निजाम या चिंकलिज खां था, ये पता होना चाहिए। अब बताइए कि इन दोनों तीनों में क्या क्या गुण मिल रहे थे? इसका उत्तर क्या हो सकता है? कौन बताएंगे? 26। कोई बता देंगे? इसका उत्तर होगा सी, उच्च स्तरीय व्यक्तिगत नैतिकता। सब में नैतिकता उच्च स्तर की थी, चाहे वह सादत खां हो। आपने देखा होगा कि इन्होंने शरण देने का भी कार्य किया, राज्य की संस्थापना भी की और एक बेहतर राज्य को बनाने में मदद भी किया था उस समय। इसमें यही सही लगता है, क्योंकि अत्यधिक सैन्य कौशल किसी के पास नहीं था, कूटनीतिक चातुरी किसी के पास नहीं था और संस्कृति को संरक्षण किसी ने नहीं दिया। 3 तो वैसे ही गलत हैं, तो एक ही पर उत्तर जा सकता है, सी पर। 27 में देखते हैं, किसके शासन में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की? किसके काल में किया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सिख धर्म की स्थापना किसके काल में हुआ? सिकंदर लोदी, जिसने आगरा को बसाया था, उसके काल में हुआ। लोदी के समकालीन थे। ठीक है। शिवाजी निम्नलिखित में से किस किले में पैदा हुए थे? शिवनेर के किले में पैदा हुए थे, ये सबको याद होगा। एक और क्वेश्चन बच गया है। रंजीत सिंह की फौज खास को, ये तो पढ़ा दिए थे। किसने कहा कि संसार की सबसे अच्छी फौज है? लॉर्ड ऑकलैंड ने कहा था। ठीक है, कि इनकी फौज दुनिया की सबसे अच्छी फौजों में से एक है। आज आपने एक सेट को फिर से रिवाइज कर लिया। अगले कक्षा में हम भारत के एजुकेशन सिस्टम को देखेंगे, शुरू से अंत कर देंगे उसका पूरा। उसमें भी बहुत सारी बूस्टर फैक्ट्स आएंगे सामने, उसको लिखेंगे। और इस सब के बाद एक आध क्लास फिर से करंट का दिया जाएगा। गणित का भी सेट तैयार है, वो आप तक भेज दिया जाएगा, उसको आप अपने स्तर से देखेंगे। उसमें नंबर सिस्टम का सेट आप तक भेज देंगे, पहले आप बनाएंगे, उसकी थ्योरीज वगैरह बता देंगे। कक्षा की मैं समाप्ति की घोषणा करता हूं। इन टेस्ट का पीडीएफ चाहिए, सारे पीडीएफ मैं भेज देता हूं, समय के अभाव में भेज नहीं पाया हूं। आज देखते हैं, आज से कल तक भेज देते हैं, सारे पीडीएफ संकलित हैं एक जगह। ठीक है, भेज देते हैं। शुभ रात्रि।